हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है चैनल पे। 19 फरवरी की क्लास को शुरू करेंगे द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से। टाइज अक्रॉस द सी इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इंडिया और यूएई के बीच के रिश्तों पे। ये जो गल्फ मुस्लिम कंट्री है, इंडिया की इतनी क्लोज पार्टनर और अच्छा फ्रेंड बन के कैसे उभरी है पिछले 5-10 सालों में, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। 6 में से 7 में से आपको 7 मार्क्स मिलने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन का है, ऑफकोर्स ये क्लास पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर पाओगे आप। बाद वाले क्वेश्चंस हैं वोकैब और ग्रामर के। क्लास के लास्ट में इस क्विज का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, टाइज अक्रॉस द सी। देखिए, अक्रॉस का मतलब है क्रॉस करके, यानी पार करके, या यूं कहें दोनों तरफ। और द सी है यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर। टाइज का मतलब है रिश्ते। कह रहा है जी रिश्ते बने हुए हैं क्रॉस करके, पार करके अरब सागर को। यानी अरब सागर के इस तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ आपको मिलेगा गल्फ कंट्रीज, है ना, जिसमें यूएई जो है सबसे क्लोज कोऑपरेटिव कंट्री है इंडिया के साथ। तो भारत के और गल्फ के रिश्ते अक्रॉस द सी, अक्रॉस द अरेबियन सी जो है बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। बात कर रहा है ऑन द इंडिया यूएई क्लोज रिलेशनशिप, भारत और यूएई की क्लोज रिलेशनशिप पे, आपसी रिश्तों पे। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म आर वैल्यूज दैट इंडिया शेयर्स विद द यूएई। कह रहा है जी टॉलरेंस और प्लूरलिज्म जो है, ये जो दो खास चीज़ें हैं। अब ये क्या है, इनको भी देख लेंगे डिटेल में। कह रहा है ये जो दो चीज़ें हैं ना अजीब सी, टॉलरेंस और प्लूरलिज्म, यही वो वैल्यूज़ हैं, वही मूल्य हैं जो दैट इंडिया शेयर करता है, कॉमन रखता है यूएई के साथ। तो टॉलरेंस और प्लूरलिज्म आपको दोनों कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। दोनों के मूल्य वैल्यूज़ एक जैसे हैं, इसलिए दोनों आपसी अच्छे दोस्त हैं। अब ये क्या होता है टॉलरेंस और प्लूरलिज्म? टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, चीज़ों को सहन करने की ताकत। और प्लूरलिज्म का मतलब होता है डाइवर्सिटी, जिसमें प्लूरल, प्लूरल समझते हैं ना, एक से ज़्यादा, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लोग हों, अलग अलग रिलीजन्स के, कास्ट के, ब्रीड के, है ना, रेस के। तो यूएई में आप जाओगे तो खिचड़ी दिखेगी आपको। वहाँ वहाँ पे आपको यूएई के लोकल्स दिखेंगे, अंग्रेज़ दिखेंगे, काले दिखेंगे, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिखेंगे। और इंडिया में आओगे तो इंडिया में भी प्लूरलिज्म आपको दिखेगा, है ना। किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी जगह जाओगे आप, अलग टाइप के आपको लोग दिखेंगे। तो ये डाइवर्सिटी, विविधता जो है और जो टॉलरेंस है, यही दोनों कंट्रीज़ के बीच का कॉमन लिंक है। चलिए समझ गए सेंटेंस को। अब ये वर्ड्स बार बार आर्टिकल में यूज़ होंगे अलग अलग फॉर्म में। टॉलरेंस और प्लूरलिज्म दोनों सब्जेक्ट्स हैं और आर इनकी वर्ब है। इंडिया जो है सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इसकी शेयर्स। दैट नाम की कंजंक्शन, या यूं कहें रिलेटिव प्रोनाउन से दो सब्जेक्ट्स को मिलाया गया। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स आए हैं तो बीच में कोई कंजंक्शन होगी, एंड लगा होगा, बट लगा होगा, जो भी लगा होगा, है ना। यहाँ दैट लगाया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है कंजंक्शन का काम भी करता है। चलिए आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे भारी भरकम वर्ड एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। वोकैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स। थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। और कर दूँ जूम इन? चलो, पहला जो वर्ड है वो है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट भी हो और नोटिसिएबल भी हो, जो ध्यान में आने लायक भी हो और महत्वपूर्ण भी हो, वो क्या कहलाएगी? सेलिएंट। द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये किताब प्रेजेंट करती है
नोटिसिएबल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, ऐसे तथ्यों को जो जरूरी भी हैं और ध्यान में आने लायक भी हैं भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के, आज़ादी की स्ट्रगल के। तो ये सेलिएंट वर्ड एक एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है सेलियंस, किसी चीज़ की नोटिसिएबिलिटी या इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता। यू विल सी द वर्ड सेलियंस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास अशर इन। अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहली दफ़ा लाना, इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन करना, या किसी चीज़ को कमेंस करना, इनॉग्रेट करना। आज आप इनॉग्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इनॉग्रेट वर्ड का देसी भाषा में मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, फीता काटना। फीता काटते हैं ना, दुकान की शुरुआत किया आपने, दुकान का फीता काटा, जो प्रोग्राम करते हो वो कहते हैं इनॉग्रेट करना। द कोल्ड वॉर इनॉग्रेटेड या अशर्ड इन या कमेंस्ड अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। शीत युद्ध ने, कोल्ड वॉर ने अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, उस वॉर ने अशर इन किया या इंट्रोड्यूस किया एक नए युग या नई एरा को, जो है न्यूक्लियर वेपन्स की। आज आप इनॉग्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद रखना, किसी भी नई चीज़ को लॉन्च करने के लिए इनॉग्रेट वर्ड यूज़ होता है। कोई नया मॉल बना है, नई दुकान बनी है, नया मंदिर बना है ना, उसको जब आप पहली बार समझ गए ना, इनॉग्रेट करना। अगला वर्ड है अपने पास मैरीटाइम। मैरीटाइम बना है समंदर से, समुद्री हर चीज़ को आप मैरीटाइम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वन वर्ड में। कोई भी चीज़ जो समंदर से, जहाज़ से, नेवी से, फिशिंग से, समझ गए ना, ऐसी चीज़ों से जुड़ी हो, वो मैरीटाइम होती है। भारत का जो समुद्री ट्रेड को देखने वाला डिपार्टमेंट है उसको भी बोलते हैं मैरीटाइम बोर्ड, इंडियन मैरीटाइम बोर्ड। उसका काम होता है मछुआरों को देखना, समुद्री व्यापार को देखना, शिप्स को देखना, नेवी को देखना। मोस्ट इंडियन आइलैंड्स सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड। मोस्ट आइलैंड्स, ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं या आइलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि श्रीलंका है, मेडागास्कर है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, ये सारी कंट्रीज सर्वाइव करती हैं समुद्री व्यापार पे, मैरीटाइम ट्रेड पे। आज ये वर्ड आप मैरीटाइम आर्टिकल में देखेंगे। वन वर्ड है मैरीटाइम। अगला जो वर्ड है वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी लोग जो किसी देश के बाहर रह रहे हों और कॉमन नेशनैलिटी शेयर करते हों। जैसे भारत से 500 लोग अगर आपको कहीं युगांडा में मिल जाएं तो वो युगांडा की इंडियन डायस्पोरा है 500 पीपल की। अगर नाइजीरिया के 2000 लोग आपको राजस्थान में मिल जाएं तो आप बोल सकते हैं ये नाइजीरियन डायस्पोरा है राजस्थान में। अगर 2000 इंडियंस आपको अमेरिका में मिल जाएं वाशिंगटन डीसी में तो आप बोल सकते हैं ये इंडियन डायस्पोरा है वाशिंगटन डीसी में। तो किसी भी देश के लोग जब दूसरे देश में जाते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं तो उनको बोलते हैं डायस्पोरा, प्रवासी ग्रुप भी इनको बोला जाता है। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स। भारत के प्रवासी लोग जो हैं टेक्सास में गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए सड़क पे, और क्यों? टू वेलकम पीएम मोदी, पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। तो ये वर्ड डायस्पोरा आर्टिकल में आप देखेंगे। माइग्रेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, रिपैट्रिएट्स, है ना, एक्सपैट्रिएट्स, सभी इन वर्ड से इनको बताते हैं। चलिए लास्ट वर्ड है रेमिटेंस। 2-3 दिन पहले भी ये वर्ड आया था। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा जो आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भेजते हैं, और ख़ास करके तब जब आप देश छोड़ के बाहर जाते हैं। आप यूएस में गए हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं डॉलर्स में, रुपए में कन्वर्ट करके, तो वो रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस, अ पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। खास करके इस वर्ड को बाहर जाने वाले लोग जब पैसा भेजते हैं वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ सीन अ सब्सटेंशियल राइज इन फॉरेन रेमिटेंसेज इन रिसेंट ईयर्स। भारत ने बहुत बड़ा उछाल देखा है, सब्सटेंशियल राइज देखा है विदेशों से आने वाले पैसों में या फॉरेन रेमिटेंस में पिछले कई सालों में, रिसेंट ईयर्स में। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। आर्टिकल में जब ये वर्ड्स आएंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक समरी आपको देंगे किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ पता लगे। यूएई जो है पिछले 10-15 सालों में भारत का बहुत अच्छा पार्टनर बन के उभरा है। ट्रेड भी बहुत अच्छा करते हैं हम यूएई से, यूएई को एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। यूएई में हमारे बहुत सारे लेबर, समझ गए ना, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो लेबर का काम करते हैं वो भी बहुत लोग जाते हैं। और यूएई को भी इंडिया से काफ़ी फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में, आईटी के फील्ड में। यूएई इंडिया से बहुत मदद लेता है। हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो आईटी की बहुत एडवांस्ड है, यूएई के अंदर जाकर के जो इनको मदद चाहिए होती है हम इनको देते हैं। अब ये जो रिश्ता है आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और रिसेंटली इसका एग्जाम्पल मिला जब एक ही साथ काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स पीएम मोदी ने और यूएई के जो आमिर है उन दोनों ने साइन किए। ऐसे एग्रीमेंट्स पास्ट में भी साइन हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसी चीज़ को एनालाइज करके आपको बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि दोनों कंट्रीज़ के रिश्तों में कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका दोनों को ध्यान रखना है, वो भी आप आर्टिकल में देखेंगे।
तो एक एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, बाकी टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। शुरू करें आर्टिकल को, चलो। कह रहा है एट फर्स्ट ग्लांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज यूएई विजिट लास्ट वीक might have seemed like any other bilateral visit he has undertaken। कह रहा है जी फर्स्ट ग्लांस में, पहली निगाह में, एट फर्स्ट ग्लांस हिंदी में बोलते हैं पहली ग्लांस में या निगाह में। कह रहा है पहली निगाह में अगर देखें तो पीएम मोदी की जो यूएई की विजिट है जो हुई थी पिछले ही हफ्ते, ये हो सकता है माइट कि ये दिखाई देती हो, माइट हैव सीम्ड। भाई विजिट तो हो चुकी पास्ट में, तो हो सकता है आपको दिखाई दी गई हो, माइट हैव सीम्ड। और कैसे? लाइक या तरह से किसी भी दूसरी बायलेटरल विजिट के, किसी भी दूसरी दो तरफा विजिट के, एक कंट्री दूसरी कंट्री में गई, दोनों ने बातचीत की, बायलेटरल विजिट हुई। तो कह रहा है पहली निगाह में पीएम मोदी की विजिट आपको किसी भी दूसरी कंट्री के साथ जो बायलेटरल विजिट होती है उसकी तरह हो सकता है आपको दिखाई दी हो। कह रहा है और वो विजिट जो उन्होंने अंडरटेकन की है, जो वो कर चुके हैं, जो वो कैरी आउट कर चुके हैं। अंडरटेक करना यानी किसी काम को अपने जिम्मे लेना और निभाना। तो पीएम मोदी ने बहुत सारी बायलेटरल विजिट की होंगी, इजराइल में, फ्रांस में, इटली में भी गए होंगे, स्वीडन में भी गए होंगे, तो वैसे ही आप यूएई में भी गए हैं, देखने में ऐसा ही लगता है। चलिए, एट फर्स्ट ग्लांस ये फ्रेज होता है, ऑन फर्स्ट ग्लांस, विद फर्स्ट ग्लांस, बाय फर्स्ट ग्लांस, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रेज जैसे बना है वैसे यूज होता है, ठीक है। तो एट यहाँ पे फिक्स्ड है। ग्लांस का मतलब होता है नजर या निगाह। मोदी की यूएई विजिट जो है वो सब्जेक्ट है, माइट हैव सीम्ड इसकी वर्ब है। माइट यहाँ पे बता रहा है हो सकने को, और हैव सीम्ड जो है मॉडल के साथ में पास्ट टेंस को बता रहा है। हो सकता है देखने में सीम हुई हो या लगी हो आपको, माइट हैव सीम्ड, है ना। ये काम पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में होना भी बाकी नहीं है। ही आया मिस्टर मोदी के लिए, ही की वर्ब है हैज अंडरटेकन। अंडरटेक करना, किसी चीज को निभाना अपने जिम्मे लेकर के। कह रहा है जी बट दिस विजिट कोमा मिस्टर मोदी 7 to the UAE since 2014 indicates the government's desire to signal more about the salience and prominence of Emirates। कह रहा है लेकिन ये विजिट खास है। ये जो विजिट है, अब देखो कॉमा लगाएगा और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। कह रहा है जो मोदी साहब की 7वीं विजिट है, 7th है यूएई नाम की इस कंट्री में सन 2014 से, ठीक है। ये कॉमा जो लगा है यहाँ पे, और ये जो कॉमा यहाँ लगना चाहिए था जो इसने लगाया नहीं, जो ये भूल गया, इन दोनों के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहा है लेकिन ये वाली जो विजिट है, जो मोदी जी की 7वीं विजिट है इस कंट्री में सन 2014 से अभी तक, कह रहा है ये विजिट जो है ना इंडिकेट करती है सरकार के डिज़ायर को, ख्वाहिश को, कि वो सिग्नल करे, इशारा दे और भी ज़्यादा मोर। और किस बारे में? अबाउट लगा के बता रहा है, सेलियंस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, और प्रोमिनेंस के बारे में, दबदबे के बारे में, डोमिनेंस के बारे में, जो है एमिरेट्स की यानी यूएई की। यूएई को आप एमिरेट्स बोल देते हैं ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है तो खाली एमिरेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये विजिट जो है ना सरकार की ख्वाहिश दिखाती है इंडियन गवर्नमेंट की कि यूएई के रिश्ते हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट और कितने प्रोमिनेंट है। कह रहा है जी बजाय किसके? बजाय देन इट हैज़ विद एनी ऑफ अदर कंट्री इन द गल्फ रीजन, बजाय उन रिश्तों के जो इंडिया रखता है, इंडिया हैज़ करता है किसी भी दूसरी सरकार से, गवर्नमेंट से, गल्फ रीजन में, इस पूरे गल्फ की खाड़ी में, ठीक है। तो गल्फ में अरेबिया भी आ गया, कतर भी आ गया, सबसे अच्छे रिश्ते हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से भी ठीक हैं, कतर से भी हैं, है ना, और जिनसे ओमान भी आ गए। पर इस गल्फ रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो रिश्ते हैं, हम सिग्नल करके बताना चाहते हैं, वो हैं यूएई के साथ। तो ये गवर्नमेंट सेलियंस जो है ना और प्रोमिनेंस जो है एमिरेट्स के साथ, उसको सिग्नल करने का डिज़ायर रखती है। विजिट की वर्ब है इंडिकेट्स, दिस विजिट इंडिकेट्स, एंड इंडिकेट्स व्हाट? द गवर्नमेंट्स डिज़ायर, ठीक है। सेलियंस यानी इंपॉर्टेंस, ये वर्ड आप देख चुके हैं। प्रोमिनेंस यानी किसी चीज़ के दबदबा, डोमिनेंस बोल सकते हैं इसको, प्रोमिनेंस को। इट आया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है हैज़। कह रहा द टाइमिंग मे हैव बीन रिलेटेड टू एन इन्विटेशन। कह रहा है ये जो टाइमिंग है इस विजिट की 2024 में जो फरवरी के महीने में आई है, कह रहा है हो सकता है ये रही हो, मे हैव बीन, और क्या रही हो? जुड़ी हुई रही हो, रिलेटेड रही हो एक इन्विटेशन के, एक न्योते के। और इन्विटेशन किस चीज़ का है भाई? टू एड्रेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। दुबई में, यूएई में, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की जो एक कॉन्फ्रेंस है, उसको एड्रेस करने के लिए रही हो। और किस लिए रही हो? एंड टू इनॉग्रेट अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल, और इनॉग्रेट करने के लिए रही हो, इंट्रोड्यूस करने के लिए, या ठीक है रोल आउट करने के लिए अबू धाबी के पहले हिंदू टेम्पल को।
तो कह रहे जरूर टाइमिंग देख के आपको लगेगा कि मोदी जी तो एक टेम्पल का फीता काटने गए हैं, टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए हैं और साथ में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को एड्रेस करने के लिए गए हैं। कह रहे लेकिन ऐसा नहीं है, कह रहा हो सकता है ऐसा आपको दिखे, बट द 10 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइंड नीड अ क्लोजर लुक। लेकिन जो 10 दो तरफा एग्रीमेंट्स हैं यूएई इंडिया ने जो साइन किए है ना, विच हैव बीन साइंड, इनको जरूरत है एक क्लोजर लुक की, एक करीब से निगाह की। ये सब तो होना ही था, ये टाइमिंग से इन सब से आप जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये सब तो होने ही थे। जो काम की चीज़ें देखने वाली है वो ये है 10 एग्रीमेंट साइन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। टाइमिंग की वर्ब है मे हैव बीन, एग्रीमेंट्स की वर्ब है नीड, साइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वो एग्रीमेंट्स जो कि साइंड हैं, समझ गए ना, जो साइन किए गए हैं, तो साइंड यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, एग्रीमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि अगर ये वर्ब बन जाती तो फिर इस नीड का क्या करते, इसको किसकी वर्ब बनाते, और अगर ये वर्ब भी बन जाती साइंड तो इसका मतलब ये हो जाता अग्रीमेंट्स ने कुछ साइन किया है। अग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है या अग्रीमेंट साइन करते हैं किसी चीज़ को? भाई आप अग्रीमेंट साइन करोगे ना, अग्रीमेंट थोड़ा ना आपको साइन करेगा। तो अग्रीमेंट्स ने किसी को साइन नहीं किया, अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच पता लगेगा। करे द स्पीड विद विच इंडिया एंड द यूएई कंक्लूडेड द CEPA agreement in 2022 has been matched by last week's BIT। कह रहा है वो जो स्पीड है, जो रफ्तार है जिसके साथ विद विच इंडिया और यूएई ने कंक्लूड किया, पूरा किया इस CEPA नाम के अग्रीमेंट को 2022 में। कह रहा है जिस आंधी की रफ्तार से CEPA को अंजाम दिया गया वो रफ्तार जो है मैच हो गई, उस रफ्तार का मुकाबला हो गया, बराबरी हो गई, और किसके द्वारा? पिछले वीक के इस एग्रीमेंट के द्वारा जिसका नाम है BIT। तो बहुत जल्दबाजी में, बहुत ईगरनेस के साथ, कीननेस के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ दोनों कंट्रीज ने सीपा को साइन किया था 2022 में, और वैसे ही इस बार उसी रफ्तार के साथ BIT को भी साइन किया। बड़े बड़े एग्रीमेंट्स फटाफट साइन किए जा रहे हैं। मीनिंग समझो बातों के पीछे का। द स्पीड हैज़ बीन मैच्ड, उसी स्पीड को मैच किया गया है। इंडिया एंड यूएई, इसकी वर्ब है कंक्लूडेड। ठीक है, ये सीपा अग्रीमेंट का नाम है और BIT भी अग्रीमेंट का नाम है। कह रहे जी दिस मेक्स द यूएई नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्री द मोदी गवर्नमेंट हैज साइंड दीज अग्रीमेंट्स विद, बट ऑल्सो द ओनली कंट्री दैट इंडिया हैज बोथ अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद। सेंटेंस को ध्यान से देखना, थोड़ी स्ट्रक्चर इसकी अजीब सी है, अभी समझाऊंगा, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है पूरा। कह रहा है ये जो चीज़ हुई है ना, पहले सीपा हुआ अब बिट हुआ, ये चीज़ बनाती है, मेक करती है यूएई को। अच्छा क्या मेक करती है, क्या बनाती है भाई? दो चीज़ें बनाती है। ना केवल पहली कंट्री बनाती है, पहला ऐसा देश बनाती है जो कि मोदी गवर्नमेंट साइन कर चुका है इन अग्रीमेंट को, या जिसके साथ मोदी गवर्नमेंट साइन कर चुका है इन अग्रीमेंट्स को, सीपा और BIT दो अग्रीमेंट्स को। तो ये चीज़ जो है यूएई को ना केवल वो पहली कंट्री बनाती है, बल्कि क्या बनाती है, अब बट ऑल्सो लगा के बना रहा है, बल्कि अकेला ऐसा देश बनाती है, ओनली कंट्री बनाती है जिसके साथ मोदी या इंडिया की गवर्नमेंट ने दोनों अग्रीमेंट्स को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया है। तो हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कोई एक कंट्री के साथ जो है ना, दोनों एग्रीमेंट साइन नहीं किए। तो यूएई के साथ अब साइन हुए ना, तो यूएई ना केवल पहला कंट्री बन गया है जिसके साथ हमने ऐसा किया है, दो अग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्रेड का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, बल्कि यूएई अकेला ऐसा कंट्री बन गया है और कोई कंट्री है ही नहीं जिसके साथ हम ये कर चुके हों। समझ गए? स्ट्रक्चर देखो, दिस की वर्ब है मेक्स, इट मेक्स यूएई टू थिंग्स। तो नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्री बट ऑल्सो द ओनली कंट्री। समझ पाए ना स्ट्रक्चर को? दिस मेक्स द यूएई नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्री बट ऑल्सो द ओनली कंट्री। आगे जो लिखा गया है वो फर्स्ट कंट्री के बारे में और ओनली कंट्री के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिलेटिव क्लोज के थ्रू। ठीक है ना? तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मोदी गवर्नमेंट हैज साइन दीज एग्रीमेंट्स विद, दैट इंडिया हैज बोथ अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को पकड़ा करो। नॉट ओनली बट ऑल्सो काम होता है एक ही तरह की चीज़ों को मिलाना, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, है ना? चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, ये अग्रीमेंट्स के बाद में विद क्यों लगा है? यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, द मोदी गवर्नमेंट हैज साइंड दीज एग्रीमेंट्स, ये विद क्यों लगाया?
और अगर लगा भी दिया है तो इस विद का ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती, आपको पता होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो प्रेपोजिशन नहीं। ये विद के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, यहां तो फुल स्टॉप ही आ गया। तो ये विद का क्या यूज है, ये मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, फिर इस कॉन्सेप्ट पे अपने आएंगे ये पैराग्राफ पूरा करके। करेक्ट, द यूएई इज नाउ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और क्या है भाई, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है, या हमारा है ना एक्सपोर्ट्स, हमारा हमसे इंपोर्ट करने वाला है, या हमारे एक्सपोर्ट्स का डेस्टिनेशन है। एंड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, भारत में डायरेक्ट निवेश का एफडीआई का चौथा सबसे बड़ा सोर्स भी है। तो कुल मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है यूएई। सिंपल सेंटेंस, यूएई की वर्ब है इज। अच्छा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लिखा है, सेकेंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इनसे पहले द क्यों नहीं लगाया भाई? लार्जेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, चाहे फर्स्ट लार्जेस्ट हो थर्ड लार्जेस्ट हो, है ना। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आगे द लेगी। गुड, बेटर, द बेस्ट, तो द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मार्टेस्ट, तो ये जो आप द वाली डिग्रीज देखते हो, उनको आज द क्यों नहीं दिया गया? चलो इस कॉन्सेप्ट को देख लो, बहुत आसान है। द लगेगा, लेकिन अगर कोई पजेसिव नाउन जो है, पजेसिव नाउन आ जाए या पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, उस केस के अंदर आपको द को ओमिट करना है। दिस इज द मैच, दिस मैच इज द बेस्ट चांस फॉर द टीम टू विन द टूर्नामेंट। ये मैच जो है सबसे अच्छा चांस है, मौका है टीम के लिए टूर्नामेंट को जीतने का। तो ये द बेस्ट चांस जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है। बेस्ट जो है गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, द लगना चाहिए। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसा लिखा जाए, दिस मैच इज द टीम्स द बेस्ट चांस टू विन द टूर्नामेंट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने बेस्ट से आगे टीम्स नाम का पजेसिव लगा दिया। पजेसिव का मतलब होता है मेरा, आपका, टीम का, माई और योर, टीम्स, राम्स, मोहन्स, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो पजेसिव बनाते हो। तो जब भी पजेसिव लगेगा द को निकाल दिया जाएगा, तो टीम्स द बेस्ट चांस आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा टीम्स बेस्ट चांस। मुंबई इज इंडियाज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मुंबई भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इंडियाज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो लिख रहे हो गलत है, इंडियाज लगने की वजह से द मोस्ट पॉपुलेटेड में से द निकल जाएगा। तो पजेसिव लगते ही आपको कोई भी द इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री का ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको निकाल देना है। चलो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा दिमाग में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, थोड़ा दिमाग और तेज चले आपका, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया में। द यहाँ पे आएगा और बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहता हूं इस सेंटेंस को कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करो, इस तरीके से इसका रूप बदलो, बिना मीनिंग को बदले, कि आपको द निकालना पड़े। आसान भाषा में बोलूँ तो इस सेंटेंस में पजेसिव यूज करो सही एप्रोप्रिएट प्लेस पे, ताकि इस द को आपको निकालना पड़े और लार्जेस्ट डेजर्ट लिखना पड़े। करके दिखाओगे? चलो कमेंट्स में डालो, बहुत आसान है, कोशिश करोगे ना, जब लिखने बैठोगे 10-20 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर जो है मिल जाएगा। ट्राई करने वाले को मिलेगा, जिसने नहीं ट्राई किया उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, पता ही आपको। बढ़े आगे। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को मैंने पूछा भी है, और जो आप आंसर डालोगे होमवर्क का, उसको भी मैं सही या गलत होगा कमेंट करके बता देता हूँ। चलिए, कह रहा है इसलिए यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट के आगे द नहीं लगा, क्योंकि इंडियाज लग गया, इंडियाज लगने की वजह से आपको द का इस्तेमाल नहीं करना। कह रहा है द इनॉग्रेशन ऑफ भारत मार्ट फॉर इंडियन MSMEs इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज। जो इनॉग्रेशन है, जो फीता कटिंग का काम है भारत मार्ट नाम के इस मार्ट का, इस जो है ऐसा कहते हैं इस तरह के शोरूम का, भारत की छोटी कंपनीज के लिए, मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे मोटे व्यापारों के लिए। कह रहा है ये भी एक्सपेक्टेड है स्ट्रेंथन करेगा ट्रेड टाइज को, इससे भी आशा है कि ये मजबूत करेगा व्यापारिक रिश्तों को। तो यहाँ की कोई छोटी सी कंपनी दुबई में भारत मार्ट में रजिस्टर करके वहाँ अपना सामान बेच पाएगी, है ना, और अच्छे रिश्ते बैठेंगे। कह रहा है सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ अग्रीमेंट्स डेल्ट विद टेक्नोलॉजिकल टाइज इंक्लूडिंग बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है एक और सेकेंड ड्राफ्ट आया अग्रीमेंट्स का। ड्राफ्ट का मतलब होता है झड़ी, एक के बाद एक, ग्रुप, कलेक्शन, बंच। कह रहा है जो सेकेंड गुच्छा आया या झड़ी आई या जत्था आया अग्रीमेंट्स का, कह रहा है वो डील विद करता था, वो जुड़ा हुआ था या कंसर्न था या रिलेटेड था टेक्नोलॉजिकल टाइज से, तकनीकी रिश्तों से।
जिसमें शामिल था बिल्ड करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुबई में, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। ऐसे एग्रीमेंट भी हमने दुबई से किए। और क्या करना था इसमें, सेमी कॉलम लगा के सब चीज़ों के नाम बता रहा है। R&D फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कैसे आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके बिना पेट्रोल बिना कोयले के आप कल को एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। एंड ट्रेड फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, और ये ट्रेड पे भी था जो फोकस करता था ग्रीन हाइड्रोजन पे। ये आप समझते होंगे, हाइड्रोजन को जला के एनर्जी जो है में कन्वर्ट करना। एंड एनर्जी स्टोरेज, और एनर्जी को स्टोरेज करने की बात भी करता था बैटरीज के थ्रू। एंड डिजिटल क्रॉस पेमेंट्स, डिजिटल फॉर्म में क्रॉस पेमेंट्स की भी बात करता था। यूपीआई के थ्रू अगर लोग यूएई से इंडिया में पैसा भेज सकें, डिजिटल वे के अंदर क्रॉस पेमेंट्स कर सकें, इन सब चीज़ों पे भी एग्रीमेंट बना हुआ था। तो ये था सेकंड ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट्स का ब्यौरा, है ना। फिर और एग्रीमेंट्स काय के हैं, कह रहे थर्ड, द एग्रीमेंट फॉर एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पेव्स द वे फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। कह रहे तीसरी चीज क्या, जो अग्रीमेंट है इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क का, दोनों देशों की सरकारों के बीच के ढांचे का, जो है आईमैक पे, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। कह रहे ये एग्रीमेंट जो है ना, ये पेव द वे करता है, ये रास्ते को साफ करता है, आसान बनाता है बहुआयामी कोऑपरेशन को, सहयोग को। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई सारे लेटरल्स हैं, कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कोऑपरेशन आप समझते हैं। और ये किसके बीच में होगा, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में होगा। कह रहे दैट ऑल्सो कोऑर्डिनेट ओवर द I2U2 इनिशिएटिव्स। अब कह रहे ये कंट्रीज कौन सी हैं, दुबई और इंडिया, यूएई और इंडिया कौन सी कंट्रीज हैं। कह रहे ये वही कंट्रीज हैं जो कोऑर्डिनेट भी करती हैं, जो मिलजुल के काम भी करती हैं I2U2 नाम के इनिशिएटिव के ऊपर। और किसके साथ, विद यूएस एंड इजराइल, अमेरिका और इजराइल के साथ। तो I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, चार कंट्रीज ने ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें समझ गए ना, मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है, इस तरह का जो है इनिशिएटिव है। तो कह रहे हैं ये वही दो कंट्रीज हैं जो I2U2 में भी शामिल हैं। एंड फ्रॉम 2024 विल कोऑपरेट विद इन ब्रिक्स फ्रेमवर्क, और 2024 से ये कोऑपरेट भी करेंगी ब्रिक्स में भी। और क्यों करेंगी, एज द यूएई इज नाउ अ मेंबर, क्योंकि अब यूएई भी ब्रिक्स में आ चुका है। तो बताया है कि कई कई लेवल पे दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। एक तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है मोदी जी और यूएई ने, है ना, इंडिया और यूएई ने। इसके अलावा हम दोनों I2U2 में ऑलरेडी पहले ही साथ में हैं। और यूएई जब से ब्रिक्स में आया है 2024 में, हमारे भी ब्रिक्स में होने की वजह से अब दोनों कंट्रीज का और कोऑपरेशन होगा ब्रिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, अग्रीमेंट की वर्ब है पेव्स द वे फॉर। पेव द वे फॉर करना, किसी चीज़ के रास्ते को आसान बनाना, मेक समथिंग ईजी एंड क्लियर। पेव द वे फॉर, इसका बिल्कुल उल्टा होता है ब्लॉक द पाथ, पुट अप रोड ब्लॉक्स, या पुट अ स्पोक इन द व्हील। तीन इडियम्स बता रहा हूं मैं, पेव द वे फॉर की बिल्कुल उल्टी हैं। कोई चीज़ अगर रास्ते को आसान बनाए तो पेव द वे फॉर। अगर कोई चीज़ रास्ते में रोड़े डाले तो आपके रास्ते में पुटअप कर रही है या कंस्ट्रक्ट कर रही है रोड ब्लॉक्स को, रोडों को, या रास्ते को रोक रही है, ब्लॉक द पाथ कर रही है, या आपके चक्के में, आपके व्हील या पहिए में गाड़ी के स्पोक को, यानी एक छड़ी को डाल रही है ताकि पहिया आगे ना जा सके। तो पुट अ स्पोक इन द व्हील ऑफ समथिंग। ठीक है, रिलेटेड है इसलिए एक साथ बता रहा हूं। आज के क्विज में मैंने ये इडियम आपसे पूछी भी है, पुट अ स्पोक इन द व्हील का क्या मीनिंग होता है। कह रहा है फाइनली द डिस्कशन ऑन इजराइल गाजा ऑपरेशंस एंड द रेड सी अटैक्स इंडिकेट दैट इन अ रीजन रोल्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इंडिया कंसीडर द यूएवी टू बी अ स्टेबल इंटरलोक्यूटर। कह रहा है आखिरकार फाइनली अगर देखें जो डिस्कशंस हैं इंडिया गाजा के ऑपरेशंस पे, जो बातचीत हैं और जो बातचीत है रेड सी पे होने वाले अटैक्स को लेकर के, वो ये इंडिकेट करती हैं कि इस रीजन में जो रोइल्ड बाय है, जो बहुत बॉइल्ड है, डिस्टर्ब्ड है, उबला हुआ है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसमें इंडिया कंसीडर करता है यूएई को कि वो एक स्टेबल इंटरलोक्यूटर है, वो एक स्टेबल रहने वाला मध्यस्थ है ना, इंटरमीडिएरी है। इंटरलोक्यूटर कौन होता है, जो दो पार्टियों के बीच में लोक्यूट यानी बात करवाए। आर्बिट्रेटर बोलते हैं, पंचायती करवाने वाला भी बोलते हैं इसको, निगोशिएटर या मीडिएटर भी बोलते हैं। तो हम यूएई को मानते हैं कि इस पूरे एरिया में सभी पार्टियों की बात करवाने वाला कंट्री है यूएई। डिस्कशंस जो हैं इनकी वर्ब है इंडिकेट, इंडिया की वर्ब है कंसीडर्स। रोइल्ड यानी एजिटेटेड, पानी को जब उबालते हो तो पानी जब उसमें से बुलबुले फूटते हैं ना उबलते हुए पानी में, वो होता है बॉइलिंग या रोलिंग वाटर। समझ गए ना, जो एजिटेटेड हो, डिस्टर्ब्ड हो। इंटरलोक्यूटर मैंने आपको बता दिया।
चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो ऊपर छोड़ के आए हैं। वैसे तो टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको आसान भाषा में समझाएं। जो आपको याद है एक बार उसको साइड में रख दो, फिर आप इजीली इसको समझ पाओगे। जब भी आपको लास्ट में कभी प्रेपोजिशन दिखे और उसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इस वजह से लगी होगी। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। रिफ्यूजीज नीड अ प्लेस टू लिव। रेफ्यूजीज को जरूरत है एक प्लेस की, एक जगह की रहने के लिए। द चाइल्ड नीड्स एन एप्पल टू ईट। बच्चे को जरूरत है एक एप्पल की खाने के लिए। मुझे बताओ, ये प्लेस जो है और लिव जो है और एप्पल और ईट है, इनका आपसी कनेक्शन है या नहीं? प्लेस में आप लिव करेंगे, एप्पल को आप ईट करेंगे। तो जब भी ऐसी स्ट्रक्चर मिले कि आपको एक नाउन और उसके बाद में एक इन्फिनेटिव मिल जाए, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और नाउन और इन्फिनेटिव का आपसी डायरेक्ट कनेक्शन हो, प्लेस पे रहेंगे, एप्पल को ईट करेंगे। ये लिव जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्लेस, ये जो ईट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है एप्पल। कहाँ रहेंगे? प्लेस में रहेंगे। क्या खाएंगे? एप्पल को खाएंगे। तो आपको एक टेस्ट करके देखना दिमाग में। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई लिव अ प्लेस? नहीं, मैं लिखूंगा आई लिव इन अ प्लेस। भाई मैं कहीं रहता हूँ तो आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अहमदाबाद, आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, जो भी लिखना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो ना? लेकिन एप्पल को खाने के लिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई ईट एन एप्पल, आई ईट टू एन एप्पल, आई ईट विद एन एप्पल, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है क्या? मैंने एप्पल खाया या मैं एप्पल खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। तो जब यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है आई ईट एन एप्पल में, तो आपको यहाँ भी कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है एंड में। लेकिन यहाँ पे आई लिव इन अ प्लेस लिखते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नीड अ प्लेस टू लिव इन। समझ गए? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये। लास्ट जो आप प्रेपोजिशन देखते हो वो प्रेपोजिशन इसलिए आती है क्योंकि वर्ब जो है ना उसको उसके ऑब्जेक्ट से इस प्रेपोजिशन के बिना आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। रेफ्यूजीज नीड अ प्लेस टू लिव इन, लिव इन इसलिए लगा क्योंकि यू लिव इन अ प्लेस। समझे इस कॉन्सेप्ट को? बहुत आसान है ये। किताबों में कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम तो कोशिश यही करते हैं ना आपको लॉजिक से बताएं। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को आप जो है दूसरी फॉर्म में भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, दिस इज द हाउस इन विच वी यूज टू लिव। यही वो घर है जिसमें हम रहते थे। इन विच वी यूज टू लिव, इन विच क्यों लगाया? जिसमें हम रहते थे तो हमें इन विच लगाना पड़ेगा, है ना? विच वी यूज टू लिव तो हो नहीं सकता, जिसमें रहते थे तो इन विच वी यूज टू लिव। दिस इज द पेन विद विच आई रॉट दिस लेटर। यही वो पेन है जिससे मैंने ये लेटर लिखा। विद विच क्यों लिखाया? क्योंकि आई राइट विद द पेन, अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, आई राइट विद द पेंसिल, आई राइट विद द पेन, आई लिव इन अ हाउस, आई लिव इन अ प्लेस। तो यहाँ पे इन विच लगाना पड़ा हाउस के लिए और पेन के लिए लगाना पड़ा विद विच, क्योंकि आई राइट विद अ पेन। अब वैसे ही द बॉय टू हुम यू गेव मनी इज माई फ्रेंड। वो लड़का जिसको आपने पैसा दिया वो मेरा दोस्त है। यहाँ टू हुम क्यों लगा? हुम लगा है बॉय के लिए, टू लगा है क्योंकि गिव वर्ब अपने बाद टू लेती है। आई गिव मनी टू हिम, आई गिव मनी टू हिम या गेव मनी टू हिम। जब भी किसी को कुछ देते हो तो टू लगा के बताते हो ना, गिव मी द मनी या गिव द मनी टू मी। तो ये इन विद और टू यहाँ पे इसलिए लगाए गए। इन्हीं स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द हाउस इन विच की जगह लिखो दैट वी यूज टू लिव इन। है ना कूल तरीका? वैसे ही दिस इज द पेन विद विच की जगह लिखो दैट आई रोट दिस लेटर विद आ गया लास्ट में, इन आ गया लास्ट में। ठीक है, सिंथेसिस सिखा रहा हूं मैं आपको, सेंटेंस को चेंज करना, प्रेपोजिशन को छेड़छाड़ कर करके सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बदलना। और वैसे ही द बॉय दैट यू गेव मनी टू इज माई फ्रेंड। तो ये जो बीच वाला क्लोज है, इस क्लोज के बिल्कुल बाद में आपको उस प्रेपोजिशन को लगाना है जो वर्ब के साथ आनी जरूरी है। समझ गए? चलो अब ये आपका होमवर्क है। द यूए इज द फर्स्ट कंट्री विद विच द गवर्नमेंट हैज साइन दीज एग्रीमेंट्स। यूए वो पहला कंट्री है विद विच, जिसके साथ गवर्नमेंट ने साइन किया है इन एग्रीमेंट्स को। विद विच, ये विद विच चेंज करना है, इसकी जगह आपको दैट लगाना है और साथ में सही प्रेपोजिशन को जो भी लगी हुई है उसको एंड में डालना है। जैसे ही डालोगे ये स्ट्रक्चर बन जाएगी जो मैंने आपसे पूछी थी। समझ गए? मैथ्स के फॉर्मूला की तरह कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। सब बच्चे ट्राई देना, कम से कम दिमाग में तो दो, कमेंट्स में डाल सकते हो तो डालो। यही स्ट्रक्चर जो आपको लिखी हुई थी आप खुद से बनाना आप सीख गए, बड़े आगे। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट अभी भी समझ ना आया हो वो भी बताना, और अच्छे से समझ में आ गया हो वो भी लिखना कमेंट्स में, सर समझ में आ गया। जब कोई चीज़ को मैथ्स से अप्रोच करते हो ना, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह, फिर वो आपको याद नहीं रखनी पड़ती। कह रहा है इंडिया यूएई
टाइज आर ऑल्सो बिल्ट ऑन बेडरॉक ऑफ हिस्ट्री। अमेरिका, इंडिया और यूएई के जो टाइज हैं वो बिल्ड हैं इस बेडरॉक पे, इस फाउंडेशन या नींव पे, आधार पे जो है हिस्ट्री का, एंड कल्चरल एंगेजमेंट और सांस्कृतिक आदान प्रदान का। और कौन सा एंगेजमेंट है? दैट इंक्लूड्स कंट्रीज ओल्ड, सेंचुरीज ओल्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड डायस्पोरा कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% ऑफ इंडियाज ग्लोबल रेमिटेंसेस। ये वही एंगेजमेंट है जो इंक्लूड करती है सदियों पुराने मैरीटाइम ट्रेड को, समुद्री व्यापार को, और एक प्रवासी ग्रुप को, इंडियन डायस्पोरा को, जो कंट्रीब्यूट करती है 18% भारत की ग्लोबल कमाई का, रेमिटेंस का। तो 100 रुपया अगर विदेशों से भारत में आता है, बाहर से लोग भेजते हैं अपने घर वालों को, तो 18 रुपया तो खाली यूएई में जाने वाले भारतीय हमें भेज रहे हैं। टाइज की वर्ब है आर बिल्ट, एक्चुअल में यहाँ पे आर ही लिखो, बिल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको वर्ब मत मानो। टाइज बनाए नहीं जाते, टाइज आर नॉट बिल्ट, टाइज बने हुए हैं, टाइज आर बिल्ट। बेडरॉक का मतलब है फाउंडेशन या आधार, दैट आया एंगेजमेंट के लिए। डायस्पोरा मैंने आपको बताया था प्रवासी ग्रुप को बोलते हैं। रेमिटेंस क्या होती है? बाहर से आने वाली पेमेंट्स। वाइल इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड यूएई's पोजिशनिंग एज a trade and industry hub bring complementarities, the change in their polity and societies bring possible friction points। अब थोड़े चैलेंजेस बताएगा। कह रहे जहाँ इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, तकनीक के मामले में जो ताकत है, जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, विजडम है, प्रोग्रेस है, और यूएई की जो पोजीशन है या पोजीशनिंग है ट्रेड और इंडस्ट्री हब के तौर पे, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आकर के सब ट्रेड और इंडस्ट्री को जो है सेटअप करते हैं। कह रहे जहाँ दोनों की ये जो खासियत है वो ब्रिंग करती है कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ को। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। मेरे पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, दोनों मिलेंगे और व्यापार करेंगे। मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको ज़रूरत है, दोनों मिलेंगे, व्यापार करेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे पास नॉलेज है, यूएई के पास ट्रेड और इंडस्ट्री का हब बना हुआ है, तो दोनों मिल करके व्यापार करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंटरिटी या पूरकपना दिखाएंगे। तो कह रहे हैं जहाँ ऐसा है, वहीं जो चेंज है उनकी पॉलिटी में, दोनों देशों की राजनीति में और सोसाइटीज़ में, समाज में, वो ब्रिंग करते हैं, लाते हैं पॉसिबल फ्रिक्शन पॉइंट्स को, झगड़े के बिंदुओं को भी। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, हम जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, एक वैसे तो एक सेक्युलर कंट्री है लेकिन हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। तो सोसाइटी और पॉलिटी के अंदर बदलाव आने से फ्रिक्शन पॉइंट दोनों कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। प्रोग्रेस और पोजीशनिंग की वर्ब है ब्रिंग। कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ मैंने आपको बता दिया, कंपैटिबिलिटी या हार्मनी भी बोलते हैं इसको, सिनर्जी भी बोलते हैं। चेंजेस की वर्ब है ब्रिंग। फ्रिक्शन पॉइंट, झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं झगड़े की जड़ को, है ना, जहाँ से झगड़ा शुरू होता है। पॉलिटी का मतलब है राजनीति या सरकार। कराची एज द यूएई, a theocratic monarchy seeks to democratize its government and have a more pluralistic system, such as the decision on the temple in Abu Dhabi, it has expressed concern। कह रहा है कि क्योंकि या एज जो यूएई जो है, अब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है इस कोमा से इस कोमा के बीच। कह रहा है कि वो यूएई जो एक थियोक्रेटिक मोनार्की है, इस कोमा से इस कोमा के बीच, ठीक है। थियोक्रेटिक यानी धर्म के हिसाब से, मोनार्की यानी जहाँ पे राजा का राज हो, एक मोनोआर्क हो, है ना, एक राजा हो, उसका बेटा जो है फिर राजा बने। कह रहा है क्योंकि जो यूएई है, जो इस्लाम के हिसाब से चलने वाली एक मोनार्की है, वो कोशिश करता है, सीख करता है दो चीज़ों की। पहला कि वो डेमोक्रेटाइज करे, लोकशाही में बदले अपनी गवर्नेंस को, अपने प्रशासन को, और दूसरा वो हैव करे या रखे एक मोर प्लूरलिस्टिक सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को जिसमें सभी लोग रह सकें, डाइवर्सिटी हो, प्लूरलिस्टिक हो। जैसे कि इसका डिसीजन है टेंपल को लेकर के अबू धाबी में, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन टेंपल को फिर भी बना रहे हैं। कह रहा है कि क्योंकि दुबई जो है ये करता है, या यूएई सब ये चीज़ें करता है, इसने एक्सप्रेस किया है, इसने बताया है इंडिया को अपने कंसर्न्स या चिंताएं भी, और किस चीज़ को लेकर के, ओवर द राइज ऑफ मेजॉरिटेरियन एंड सेक्टोरियन फोर्सेस इन इंडिया। राइज को लेकर के, उछाल को लेकर के मेजॉरिटेरियन और सेक्टेरियन फोर्सेस का। मेजॉरिटेरियन मतलब जो मेजॉरिटी को फेवर करे, सेक्टेरियन यानी जो किसी सेट को फेवर करे। तो भारत में बीजेपी के रूल के अंदर आपने देखा होगा मेजॉरिटेरियन पॉलिसी जो है पॉलिटी हो रही है, हिंदुइज्म एज ए मेजॉरिटी रिलीजन बन करके सामने आ रहा है ना, हिंदुइज्म के नाम पे वोट्स भी सबसे ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के दुबई ने या यूएई ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है कि हम तो अपने आप को ढालना चाहते हैं, लेकिन आप भी जैसे हैं वैसे ही बने रहें, मेजॉरिटेरियन फोर्सेस को ज़्यादा मजबूत अपने देश में ना होने दें। समझ गए सेंटेंस की स्ट्रक्चर? यूएई की वर्ब है सीक्स। यूएई सीक्स टू थिंग्स, इट सीक्स टू डेमोक्रेटाइज एंड इट सीक्स टू हैव अ सिस्टम। ठीक है, ये टू इन्फिनिटिव प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म हैव को लगाया गया है।
इट आया यूए के लिए, वर्ब है इसकी हैज़ एक्सप्रेस्ड। करेक्ट टू दैट एंड मिस्टर मोदीज वर्ड्स इन अबू धाबी वेयर ही रिजॉइस्ड इन द म्यूचुअल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म एंड शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉन्ड्स। कह रहा अगर इस एंड पे देखें, इस मुद्दे को देखें, इस ऑब्जेक्टिव्स या निगाह से देखें, तो मिस्टर मोदी के जो वर्ड्स हैं अबू धाबी में, जहाँ पे उन्होंने रिजॉइस किया, अपने आनंद को दिखाया। रिजॉइस करना यानी खुशी होकर के अपने आनंद को एक्सप्रेस करना, अपने अंदर की खुशी को दिखाना। और रिजॉइस किस में किया? म्यूचुअल वैल्यूज़ में, एक जैसी वैल्यूज़ में, मूल्यों में, जो है टॉलरेंस और प्लूरलिज्म का दोनों कंट्रीज़ में, और दोनों कंट्रीज़ की साझा विरासत में, शेयर्ड हेरिटेज में, जो है मानवीयता की, ह्यूमैनिटी की। कह रहा है मोदी साहब का जो रिजॉइस किया था ना, इनके जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हो सकते हैं सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बॉन्ड्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता। और किन के बीच? बिटवीन द टू कंट्रीज सेपरेटेड बाय द अरेबियन सी, इन दोनों देशों के बीच में जो सेपरेटेड हैं, जो अलग थलग हैं अरब सागर से। तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने कुल मिलाकर के। जो वर्ड्स इन्होंने अबू धाबी में बोले हैं कि हम टॉलरेंस और प्लूरलिज्म को शेयर करते हैं, साझा हेरिटेज है, यही वर्ड्स दोनों कंट्रीज़ में अरेबियन सी का फासला होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, टू दैट एंड। अब समझ गया, बोले इस बात को लेकर के मोदी जी के वर्ड बड़े सही रहे। वर्ड्स की वर्ब है मे बी, वर्ड्स में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट ही आया मोदी जी के लिए, वर्ब है रिजॉइस। रिजॉइस इन समथिंग, किसी चीज़ को आनंद लेके एक्सप्रेस करना, है ना, मजा लेना। चलिए रैपअप करेंगे। द लगाया जाता है वाटर बॉडीज़ के आगे, समंदर के आगे, नदी के आगे, लेकिन लेक के आगे द नहीं लगाते हैं। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को आपको करवा चुके हैं। क्विज पे आए, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। अब ये क्विज थोड़ा सा मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड यूएई's पोजीशनिंग एज ए ट्रेड एंड इंडस्ट्री हब ब्रिंग कॉम्प्लीमेंटरिटीज, इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका हिडन मीनिंग क्या है? हिडन भी नहीं है यार, इसका एक्सप्रेस मीनिंग क्या है? अगर इस सेंटेंस को किसी 5वीं क्लास के या 8वीं क्लास के बच्चे को आपको समझाना हो आसान भाषा में, तो आसान भाषा में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका आंसर बनेगा? मैं नहीं करवाऊंगा, ये बड़े अच्छे से करवाया था मैंने ड्यूरिंग द क्लास। अगर आपका गलत हो रहा है ना, तो ये सेंटेंस फिर से रिपीट कर लेना क्लास के दौरान। करोगे तो आपको एक्सरसाइज करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चारों में से एक आंसर आपको बनाना है। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहां से मैच करना है। इस सेंटेंस को एक बार रिपीट कर लेना जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। बीच में 4 क्वेश्चन है वोकैब के। पुट अ स्पोक इन द व्हील, चक्के में या टायर में स्पोक डालना यानी छड़ी डालना, क्या मीनिंग है इसका? जो चीज़ समंदर से, जहाज से, नेवी से रिलेटेड हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है? ऐसे लोग जो प्रवासी हों और बाहर रहते हो किसी देश के, ग्रुप बना के, उनको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? और चौथा फ्रेजल वर्ब रिंग इन का आपका मीनिंग पूछा है। रिंग इन, अशर इन, इनॉग्रेट, याद है ना, किक इन, लॉन्च, सारी एक दूसरे की सिनोनिम्स है। रिंग इन का मीनिंग आपको बताना है। अशर इन वाला ही मीनिंग होता है रिंग इन का। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, 2 एरर्स आपको मिलेंगी, एक तो इस वर्ड के आसपास और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट जो करवाए थे ग्रामर वाले, यहाँ आपको अप्लाई करने हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर है आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। पूरी क्लास देखी, सब कुछ समझ में आया तो पीडीआई लिख करके बताएंगे पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी। और कोई डाउट हुआ करे, है ना, जो मैं सीधे सीधे आपको कमेंट में बता सकूं, ऐसे डाउट को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो बताने लायक हो, है ना, जिसको मैं लिख करके बता सकूं और आपको समझा सकूं। चलिए, कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।